हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 जनवरी शिफ्ट 2 में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन को। इस डिस्कशन को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द डिस्कशन। पार्ट 2 ऑफ द डिस्कशन मोस्ट प्रोबेबली कल आ रहा होगा। आई होप मैक्सिमम लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे होंगे, राइट? तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख दे अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। क्लियर है? तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर, राइट? ठीक है। एंड वीडियो को पूरा देखना, राइट? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसके नोट्स भी बना लेना। तो जैसे मैंने डिस्कशन का मोड रखा है कि यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व ऑलरेडी है, बस हम कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं एंड एनालाइज कर रहे हैं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। मैक्सिमम हम समय डिस्कस कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे थ्रू क्वेश्चंस। क्लियर है बेटा? लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन सेज दैट एक इक्वी कॉन्वेक्स फोकल लेंथ है जिसका फोकल लेंथ है f, right? Now it is cut into 4 parts as shown in the diagram. The focal length of each part is. तो बेटा यहाँ पर ये जो सवाल है, right? The concept used is lens cutting, right? अगर अपने पास कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली कट करें तो हम ये देखते हैं कि भाई जो कर्वेचर है उस पर कोई भी फर्क असर नहीं पड़ा है, राइट? तो अगर कर्वेचर पे कोई असर नहीं हुआ है, राइट, देन द फोकल लेंथ वुड रिमेन द सेम। जैसे कि मैंने लेफ्ट साइड के फिगर में आप चेकआउट कर सकते हो। राइट साइड के फिगर में देखना बेटा, राइट? तो जो भी आपको फोकल लेंथ में चेंज दिखाई देगा, जो भी इंपैक्ट फोकल लेंथ में आएगा वो वर्टिकल कटिंग की वजह से होने वाला है। क्लियर है बेटा? तो जो भी टुकड़ा है, एक टुकड़ा, उसमें जो हॉरिजॉन्टल कट लगा है उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो अगर हम देखें यहाँ पर जब वर्टिकली आप कट करते हो, एक साइड का कर्वेचर r है, दूसरे साइड का कर्वेचर इन्फिनिटी बन जाता है एंड इट बिकम्स अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? एंड नाउ इज द टाइम व्हेन द फोकल लेंथ विल चेंज। क्लियर है बेटा? राइट? तो यहाँ पर देखो, राइट, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो किस तरीके का सोल्यूशन निकल के आएगा, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम f को डिफाइन करें लेंस मेकर फॉर्मूला से तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस ऑफ माइनस 1/r, राइट? तो वहां पर प्लस आ गया एंड फाइनली फोकल लेंथ निकल के आता है r/2 इंटू म्यू माइनस 1। क्लियर है? वर्टिकल कटिंग की वजह से अगर मैं बोलूं f डैश, राइट, यहां पर ये जो f डैश है यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? राइट? ठीक है, यही है फोकल लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पार्ट। तो अगर हम यहां पर देखें, राइट, 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, राइट, इंटू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। अगेन मैंने जैसे बोला है यहाँ पर साइन कन्वेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। हालांकि यहाँ पर अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, तो f डैश यहाँ पर निकल के आ रहा है, राइट, r अपॉन म्यू माइनस 1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर है? राइट? मैथमेटिक्स है, राइट, अच्छे से वैल्यू को लिखना है विद साइन, प्रॉपर केयर के साथ चीजों को लिखना है, आंसर सही आएगा। इजी सवाल था। आई होप ऐसे सवाल आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे। ऐसा कोई भी खास नया सवाल ये नहीं था, ठीक है? राइट? अगला जो क्वेश्चन है बेटा, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन सेज दैट एक अपने पास पाइप दिया गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सेम लेवल पे है पाइप, ठीक है, रेडियस डिक्रीज कर रहा है 2r से r, फाइन, स्पीड एट वन एंड इज गिवन, राइट, दूसरे एंड पे स्पीड पूछा गया है। कोई खास बात नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल किए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन, रिवाइज कर लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर तो अपना काम बस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हो जा रहा है। a1 v1 दैट इज इक्वल टू a2 v2। क्लियर है? तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया लेफ्ट साइड का क्रॉस सेक्शन, दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू v। v अपने को ढूंढना था, v की वैल्यू निकल के आती है 8 मीटर पर सेकंड। बहुत ईजी, आई थिंक 30-35 सेकंड्स में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो गया होगा। नेक्स्ट अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल, राइट, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था कैपेसिटेंस का, राइट? तो E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला। यहां से C इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2E। Q is nothing but charge, right? चार्ज को हम लोग करंट इंटू टाइम लिख सकते हैं बिकॉज करंट इज द राइट फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट? तो A इंटू टी का स्क्वायर तो A स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट? 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, राइट? E इज एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन इज सेम एज वर्क, ml2 t to the power minus 2। सॉल्व करके आपका जो आंसर आता है दैट इज m to the power minus 1, l to the power minus 2, a to the power 2, t to the power 4। इजी था, राइट? आई होप सभी लोग ऐसी चीजों को कर सकते हैं, राइट, अटेम्प्ट 2 के लिए। एंड आने वाले सेशंस के लिए ये मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास 12th में जितने भी उठपटांग जो टर्म्स है, डायमेंशंस, उनके आपको पता होने चाहिए, डिराइव करते आना चाहिए। चाहे वो एप्सिलॉन नॉट हो गया, के हो गया, म्यू नॉट हो गया, राइट, एनर्जी डेंसिटी हो गई, राइट? ऐसे जो अजीब अजीब से टर्म्स है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ठीक है, ये सभी लोगों का आपको डायमेंशन क्लियर होना चाहिए एंड फटाफट, राइट, कम से कम समय में आपको डिराइव करते आना चाहिए ताकि आप मैथ्स जैसे लेंदी सेक्शन के लिए या फिजिक्स के लेंदी क्वेश्चंस के लिए आप टाइम दे पाओ। क्लियर है बेटा? ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे सवालों को फटाफट खत्म कर दे।
क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, राइट। द क्वेश्चन नंबर 4 says that, right, a proton is moving with uniform velocity 2 into 10 to the power 8 meter per second in uniform magnetic field and electric field which are perpendicular to each other. If electric field is switched off, the proton moves in a circular path of radius 1.6. अच्छा बेटा, यहां पर सिंपली अपने को बोल दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कॉम्प्लेक्स बना दिया क्वेश्चन को, फिर जाकर बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने स्विच ऑफ ही कर दी एंड प्रोटॉन सर्कुलर मोशन करने लग गया। अरे तो सिंपल सी बात ये है समझने वाली कि भाई बस मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, राइट। और अगर ऐसा है तो हमें पता है राइट कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वही यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, राइट, ताकि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करे, राइट। एंड वी नो दैट mv square by r is equal to qvb। वहां से r की वैल्यू निकल के आती है mv अपॉन qb, राइट। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, सारे नोट्स में ये सवाल होता ही है, राइट। कैलकुलेशन भी यहाँ पर मैंने कर रखी है, मैक्सिमम लोग कैलकुलेशन से डर जाते हैं। 10 के कैलकुलेशन को अलग से करना है, राइट, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनके कैलकुलेशन को अलग से करना है। आपके सामने पूरा मैंने कैलकुलेशन भी कर रखा है, राइट। यहीं पर आप गड़बड़ी कर सकते हो, क्वेश्चन में तो ऐसा कोई दम था नहीं। क्लियर है बेटा, आई होप बहुत अच्छे से ये सवाल सबको समझ में आया होगा, राइट। अच्छा, अगला जो सवाल है ये बहुत ही ज्यादा मजेदार था एंड ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव सवाल है। मैंने ये देखा कि यूट्यूब पर जितने भी लोगों ने सोल्यूशन डाला है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने जुगाड़ तरीके से इसका सही सोल्यूशन नहीं बताया, बस मतलब भगा के कैसे भी कुछ भी बोल के बस चले गए हैं। बट अपन इन डेप्थ रीजनिंग समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीजन है, ठीक है बेटा, राइट। क्या बोल रहा है, एक अ conducting circular ring is moving with a constant velocity in a uniform magnetic field as shown, right। तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है, बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम, राइट। अब सिंपल सा चीज है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट। तो अपने को फ्लक्स देखना पड़ेगा। अब बच्चों अगर आप सीधे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जाओगे तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कैसे उसकी भी बात करेंगे। बट फिलहाल इसका एकदम बेसिक बढ़िया क्या बोलते हैं कन्विंसिंग रीजनिंग सुन लो, किस तरीके से एनालाइज करना था। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को आपके लिए जूम कर लेता हूं, आई होप सभी लोगों को डायग्राम विजिबल है। तो बेटा क्या हो रहा है ना, इस सर्कुलर लूप को सभी लोग देखेंगे। ये सर्कुलर लूप पहले ऐसे बाहर था, राइट। अब धीरे धीरे इस सर्कुलर लूप को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, राइट। अब जैसे जैसे ये सर्कुलर लूप अंदर जाएगा बेटा, क्या एरिया बढ़ रहा है, एरिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या वो बढ़ रहा है, राइट। इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ईएमएफ आएगा। अब जब ये सर्कुलर लूप पूरी तरीके से अंदर ऐसे चला जाएगा, क्लियर है, तब बेटा हम क्या बोल सकते हैं, अब तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यस, एक्चुअल में ये इतना बड़ा सर्कुलर लूप नहीं है, ये हल्का सा छोटा सर्कुलर लूप है। तो जब ये अंदर जा रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। अब जब ये फ्लक्स पूरा का पूरा रिंग अंदर आ गया, राइट, अब क्या फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है, राइट। इसका मतलब यहां पर कुछ समय के लिए फिर ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। इसका मतलब यहां पर पहले तो ईएमएफ होगा, फिर बीच में कुछ समय के लिए ईएमएफ नहीं होगा। एंड आप देख रहे हो जैसे ये लूप एग्जिट करेगा, राइट, फिर से यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स होने लगेगा, क्योंकि एरिया जो इफेक्टिव एरिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये तो बेटा चेंज हो रहा है। क्या ये आपको समझ में आया, राइट। ये तो एक्सप्लेनेशन का वन ऑफ द पार्ट था, क्लियर है। इसका मतलब कुछ समय के लिए ईएमएफ जीरो होना चाहिए। अगर हम थोड़े से अपने ऑप्शंस को एनालाइज करें तो देखो बेटा, ऐसा तो ऑलमोस्ट हर ऑप्शन में हो रहा है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर ईएमएफ जो है वो जीरो है ही। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में बीच वाले पोर्शन में, हर ऑप्शन में बीच वाले पोर्शन में ईएमएफ जीरो है। अब हम किस तरीके से एनालाइज करें ये भी देखते हैं। तो फिर से मैं उसी डायग्राम में जा रहा हूं, उसको फिर से आप लोगों के लिए जूम कर लेता हूं, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, फिर से इस लूप को थोड़ा एनालाइज करते हैं, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। तो जब ये लूप अंदर इंसर्ट हो रहा था तो यहां पर आप देख सकते हो कि हम लोग हमेशा बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की, एंड यहां पर इफेक्टिव लेंथ को मैं ले रहा हूं एल, समझ रहे हैं बेटा, राइट। तो यहां पर ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा बी एल वी। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट। हमेशा हम लोग इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं बेटा, राइट। तो अब फिर से एनालाइज करेंगे इस पर्टिकुलर सवाल को एंड देखो कि क्या रीजनिंग निकल के आती है। अच्छे से ध्यान देना बेटा क्या हो रहा है कहानी में, ठीक है, ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे जैसे मैं लूप को अंदर लेके जा रहा हूं, ध्यान देना, कुछ समय के लिए एल इफेक्टिव बढ़ रहा है। देखो 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 कब तक बढ़ेगा, जब तक ये आधा लूप अंदर ना चला जाए। क्यों, क्योंकि तब एल इफेक्टिव पूरा का पूरा उसका डायमीटर होगा। क्या ये समझ रहे हो आप, यहां तक ईएमएफ बढ़ रहा होगा एंड उसके बाद जैसे लूप फर्दर अंदर जा रहा है,
क्या यहाँ पर बेटा हमारा जो ईएमएफ है राइट वो फिर घट जाएगा? क्यों? क्योंकि एल इफेक्टिव घट रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? एंड जैसे अंदर चला गया उसके बाद की रीजनिंग क्या है? उसके बाद की ये रीजनिंग है कि भाई फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो अब देखते हैं बेटा कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए काम का है, राइट तो अगर हम इन चारों ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करें, अब ध्यान देना बेटा, ठीक है? यस, थोड़ा समय लगेगा इसके डिस्कशन को, बट आप रिपीट करके फिर से देखना अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि क्लियर तरीके से इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट? फर्स्ट ऑप्शन में सभी लोग देखना, राइट? ठीक है, ईएमएफ धीरे 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 बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया फिर घट गया, ठीक है, राइट? एंड ऑब्वियसली जो प्रोसेस अंदर जाने का है उसी का उल्टा है प्रोसेस बाहर जाने का, तो एक एसी वेवफॉर्म तो पक्का है कि बनेगी ही, एंड आई थिंक सभी ऑप्शन जो है एसी वेवफॉर्म की है, तो उसको एनालाइज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, दैट इज बेसिक कॉमन सेंस, राइट? दूसरे ऑप्शन में भी देखना बेटा, पहले बढ़ रहा है फिर मैक्सिमम हो गया फिर घट रहा है, ओके फाइन, राइट? बट तीसरा और चौथा ऑप्शन तो हम लोग एज इट इज ठीक है, यस, राइट, निगेट कर सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि पहले ईएमएफ बढ़ रहा था, मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से फिर जीरो हुआ, अब जीरो होने के बाद जब ये लूप पूरा अंदर जा चुका था तब तो ये कंटिन्यूअसली जीरो ही रहा, कभी नेगेटिव उसने जाने की कोशिश की ही नहीं है। क्या ये रीजन आपको समझना है? फिर से सुनो, फिर से सुनो, जैसे लूप अंदर जा रहा है, क्या एल इफेक्टिव बढ़ रहा था, इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई। अब जब और अंदर जा रहा था तो एल इफेक्टिव घटने लगा, राइट? इसका मतलब मैक्सिमम से ये फिर जीरो को अप्रोच करेगा, कब तक? जब तक पूरा का पूरा लूप अंदर ना चला जाए, एंड जब ये पूरा का पूरा लूप अंदर चला गया, राइट, इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट डी बाई डी टी इज जीरो, तो अभी तो बेटा जीरो रहेगा ना, नेगेटिव क्यों होगा? बट यहां पर हम देख पा रहे हैं थर्ड ऑप्शन में तो ये बेसिकली नेगेटिव जा रहा है, राइट? ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन में जीरो होने के बाद ये अचानक से बढ़ने लग गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो यहीं पर एलिमिनेट हो गए। क्लियर है बेटा? राइट, थोड़ी सी मैथ्स है, इसको एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट? अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है, राइट, एंड फर्स्ट ऑप्शन क्यों सही है? सर आपने ऐसे डायरेक्टली कैसे टिक कर दिया? मैं बता रहा हूँ, रुको सबर करो, राइट? सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है इसको थोड़ा फोकस के साथ समझते हैं, ठीक है? तो जब हम बात कर रहे हैं ना बेटा ई मैक्स की, राइट, व्हाट कैन यू कमेंट? जब ई मैक्स हो जाए क्या आप कमेंट कर सकते हो? ई मैक्स अगर हो गया तो डीई बाय dt क्या ये जीरो होना चाहिए? अग्रीड, यस और नो, राइट? दूसरा माइनस डी स्क्वायर फाई बाय डी टी स्क्वायर दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है बेटा? राइट, एंड यहां पर सेकंड ऑप्शन में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैथ्स में आपने पढ़ा है कि अगर ऐसा कोई टिप निकल के आता है तो वहां पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, राइट? तो वहां पर आप स्लोप डिफाइन ही कैसे कर सकते हो? क्या चीज क्लियर है बेटा? राइट, तो राइट काट कूट के सभी ऑप्शंस को जो आंसर है वो बचता है ऑप्शन नंबर 1, राइट? अब कुछ लोग पूछ सकते हैं सर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बना के हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, आ जाओ नेक्स्ट पेज में। ये देखो बेटा, राइट, यहाँ पर मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट पेशेंस के साथ वीडियो पॉज करके आप इस एक्सप्लेनेशन को देखें, मैक्सिमम लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। फटाफट अगर मैं समराइज कर दूं, यहाँ पर आप ज्योमेट्री देख सकते हो कि टी समय में क्या लूप वीटी अंदर गया होगा, राइट? जो बचा हुआ लेंथ है उसको मैंने बोल दिया एक्स, राइट? ऊपर जो रेडियस है स्लांट उसको डिफाइन कर दिया दैट इज आर, राइट? तो यहाँ पर जो मेरा एल इफेक्टिव है क्या वो 2 टाइम्स वाई हो जाएगा, राइट? आई होप ये समझ में आ रहा है, राइट? वाई को अगर हम डिफाइन करें दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? एंड एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? आर माइनस वीटी, पूरी लेंथ देखो हॉरिजॉन्टल आर माइनस वीटी। क्या चीज क्लियर है? तो यहां से मैंने एल इफेक्टिव ला दिया है, एंड बी एल वी, राइट? एल इज द इफेक्टिव लेंथ दैट इज इक्वल टू 2y, वहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यहां पर आपके पास नीचे ईएमएफ का इक्वेशन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है बेटा? अब आप चाहो तो अपना मैथमेटिक्स का दिमाग लगा के कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ये कंसेप्ट लगा के इसके साथ खेल सकते हो। आई वुड एनकरेज यू फॉर दैट। क्लियर है? बट हालांकि इतने इंटेंस मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं थी, राइट? फिर भी अगर किसी को चाहिए था तो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। इस इक्वेशन को आपको एनालाइज करना है जस्ट, राइट? हालांकि दिस मेथड अगेन आई वुड से इट इज नॉट प्रेफरेबल, राइट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन सेज दैट एक डिस्प्लेसमेंट आपको दिया था, उसके बाद राइट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फोर्स दिया था 2 आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप। बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज 0, राइट? वर्क डन बाय द फोर्स 0 कब होता है बेटा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है, राइट? इसका मतलब उन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट वुड बी 0। क्लियर है? राइट? अगर हम सिंपल डॉट प्रोडक्ट करें, राइट, तो हमें पता चलता है कि बी की वैल्यू -3 है, राइट? ये तो आई थिंक 15-20 सेकंड्स का क्वेश्चन रहा होगा सभी के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो देख रहे हो बेटा, अभी तक सिर्फ एक क्रिएटिव सवाल निकल के आया जो था ईएमआई से। क्लियर है? बाकी सारे जो क्वेश्चन थे बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इजी पीजी थे, राइट? कोई भी एज सच मैथमेटिकल डिफिकल्टी आपको नहीं आई होगी, राइट? हार्डली 1 मिनट के अंदर आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
This is your question number 7. The question says that in a series RLC circuit, the maximum amplitude of current is I naught when resistance is R. अब बेटा मैक्सिमम करंट होता कब है? एक सीरीज आरएलसी सर्किट में, राइट, मैक्सिमम जो करंट है ये होता है अंडर द रेजोनेंस कंडीशन, राइट. आई होप ये कंसेप्ट आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, राइट. वहां पर Z होता है मिनिमम, दैट इज Z मिनिमम इज इक्वल टू R, XL इज इक्वल टू XC, क्लियर है, एंड I मैक्स हो जाता है, तो I मैक्स इज इक्वल टू V बाय R, एंड राइट, तो इसी को मैंने यहाँ पर बोल दिया I नॉट. ये सब कब होता है बेटा? रेजोनेंस के अंदर, ठीक है. तो बोला जा रहा है जब रेजिस्टेंस को आप R/2 से रिप्लेस कर दो, तो जाहिर सी बात है बेटा, जो V बाय Z मिनिमम है तो वहां पर V अपॉन R/2 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब मैक्सिमम करंट दुगना हो जाएगा, राइट. सिंपल सवाल, समझ में आया? क्लियर है? चलो लाइक कर दो यार, है ना. अगर मजेदार तरीके से समझ में आ रहा है लाइक कर दो वीडियो को, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस बढ़िया वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इंटरेस्ट के साथ एंजॉय करके पढ़ पाए. क्लियर है बेटा? समझ में तो आ रही है ना हर एक चीज? ऐसा तो नहीं है कि मैं कंसेप्ट के साथ भागे जा रहा हूँ. कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक है तो प्लीज आप पॉजिटिव वे में कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन सेज दैट fringe width of a red light is more than fringe width of violet light. चलो देखते हैं बेटा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन. fringe width of red light is more than fringe width of violet light. ठीक है, राइट. फ्रिंज विड्थ क्या होता है बेटा? पिछले रिवीजन क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दैट इज लैम्डा डैडी अपॉन डॉल, राइट. याद है? याद करने का ट्रिक है ये. लैम्डा डैडी अपॉन डॉल, डैडी का डी कैपिटल तो वो ऊपर आता है, डॉल छोटी है, उसका डी भी छोटा, वो नीचे आ रही है. क्लियर है बेटा? राइट. तो लैम्डा डैडी अपॉन डॉल, राइट. तो सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो रेड का अगर लैम्डा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगा. क्लियर है? एंड जो दूसरा चीज है कि फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बहुत ही सिंपल सवाल यहाँ पर अपने पास निकल के आया है. यस, राइट. अगेन 10-15 सेकंड का ये सवाल था. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. द क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस. अब नॉन वाइब्रेटिंग का मतलब क्या है बेटा? नीचे आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट किया है, दैट इज रिजिड. एंड रिजिड केस में डायटोमिक गैस का, डायटोमिक मॉलिक्यूल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है? दैट इज F1 इज इक्वल टू 5. गामा यहाँ पर पूछा था, तो गामा का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए बेटा. गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f. ये फॉर्मूले कुछ अगर आपको पता है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के समान आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हो. अगर समय नहीं बचाना है, कंसेप्चुअली ही जाना है, तो दो फॉर्मूले याद रखना है. सीवी का, सीवी क्या होता है? FR/2. दूसरा मेयर्स इक्वेशन, CP - CV इज इक्वल टू R. ये दो इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप CP/CV गामा डिराइव कर सकते हो, बट फॉर्मूला याद है और भी ज्यादा बेहतर. क्या बोल रहा है बेटा? राइट. फॉर वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस द एडियाबैटिक कांस्टेंट इज गामा 2, राइट. गामा 2 ये वाइब्रेटिंग गैस के लिए नॉन रिजिड गैस है, तो वाइब्रेटिंग गैस इसका मतलब क्या हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को +2 कर देते हैं, राइट. ठीक है, क्योंकि डायटोमिक गैस में एक वाइब्रेटिंग मोड होता है एंड एवरी वाइब्रेटिंग मोड कंट्रीब्यूट्स टू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. क्लियर है? तो यहाँ पर गामा 2 हम देख सकते हैं, दैट इज 1 + 2/f2. अगर F2 बढ़ रहा है तो 2/f2 वाला टर्म घटेगा, तो ओवरऑल टर्म भी घटेगा, तो गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा 2. ओरल सवाल. क्लियर है? राइट. बढ़ते हैं आगे. ठीक है, नेक्स्ट, राइट. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज डिस्कशन, राइट. अगर हम बात करें, अ फोर्स इज गिवन हियर दैट एक्ट्स ऑन अ पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर इज आल्सो गिवन. बेसिक सवाल, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F. सिंपल सवाल है, क्या आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है कि नहीं, राइट. तो देख रहे हो बेटा, बहुत ही सिंपल था. आई होप सभी लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है. अच्छे से इसको ट्राई करना, राइट. ऐसे सवाल तो बिल्कुल अपने हाथ से छूटने नहीं चाहिए. क्या ये चीज क्लियर है बेटा? ये था आज का अपना डिस्कशन वीडियो, राइट. लगभग हम लोग ने 15 से 16 मिनट में मेरे अंदाजे से, राइट, ये 10 के 10 क्वेश्चन एनालाइज किए होंगे. अभी तक के 10 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा है, राइट. और भी मेरे पास सवाल रेडी है, जैसे आप आगे देख सकते हो, बट इसको हम देखेंगे अगले ही पार्ट में, राइट. अगले पार्ट में जितने भी सवाल आएंगे वो इस पेपर के थोड़े क्रिएटिव सवालों में से. क्लियर है बेटा? आई होप आपने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया हो. ये कॉन्फिडेंस तो आपको आया होगा कि भाई अगर हम थोड़ा ढंग से पढ़ लेना तो जेई को क्रैक करना बहुत ही ज्यादा आसान है. क्लियर है? राइट. बस हम सही समय पे सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम खुद ही पढ़ाई को डिफिकल्ट बना लेते हैं. क्लियर है? बताओ, एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगा उस EMI के क्वेश्चन को छोड़ के जो ज्यादा डिफिकल्ट था या टफ था? नहीं ना, राइट. तो आई होप ये वीडियो आपने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है. नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो, राइट. बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाले वीडियोस के आप नोटिफिकेशन सही तरीके से देख पाओ, आप तक पहुंचे वो. क्लियर है? राइट. शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, राइट. मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.